हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। पहला आता है कि डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंगे क्या होती है। हमने जब प्रकाश का अध्ययन किया तो हमने देखा था प्रकाश को न्यूटन ने यह कहा था कि जो प्रकाश है वह कणों की भांति चलता है, और वहीं पर हाइगेंस ने यह कहा था कि जो प्रकाश है वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना जहां इस बात की पुष्टि करती है कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, जिसको हम फोटोन कहा करते थे, फोटोन कहते थे, जो ऊर्जा के पैकेट या बंडल है। ठीक उसी प्रकार हाइगेंस के द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत हुआ और जहां व्यतिकरण की जो घटनाएं होती हैं वहां पर हमें प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि होती है। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ है कि प्रकाश दो प्रकार का व्यवहार करता है, एक तरफ कणों की भांति व्यवहार करता है और एक तरफ तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो डी ब्रोगली ने यही कहा कि कोई भी जो कण होता है वह दो प्रकार का व्यवहार करता है, वह तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है और कण के रूप में भी व्यवहार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कोई कण चलता है, जैसे कि कण कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब ये कण चलते हैं तो इनके साथ एक तरंग जुड़ जाती है और इसी तरंग को हम द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। तो मुझे लगता है परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि यदि सिंपल सी साधारण कम शब्दों में बोलें तो हम कह सकते हैं कि डी ब्रोगली के कथनानुसार सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जहां एक तरफ कण की भांति व्यवहार करते हैं वहीं एक तरफ तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं। अर्थात इन कणों के चलने से एक तरंग उत्पन्न होती है जो इन कणों के साथ जुड़ी हुई रहती है, और क्योंकि यह कण एक द्रव्य के रूप में, कणों के रूप में, इसलिए इनसे जो कण जुड़ती है उसको हम द्रव्य तरंग कहते हैं। तो इतना आप लिख सकते हैं। अब दूसरा आता है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे? हम जानते हैं चूंकि हमारे पास एक सूत्र होता है E इजिकल टू एक होता है mc स्क्वायर। ये आपको ध्यान हो तो ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को प्रकट करता है। और दूसरा हमने इस चैप्टर में समझा था द्रव्य की द्वैत प्रकृति में E इजिकल टू होता है h, न्यू के बराबर होता है। यह दो समीकरण हमने समझी थी, तो मान लेते हैं ये समीकरण एक है और ये वाली समीकरण है दो। तो लिखते हैं समीकरण एक व दो से दोनों के दाएं पक्ष E हैं जो कि ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो बाएं पक्ष E है तो दाएं पक्ष आपस में बराबर होंगे। तो इसका अर्थ हम लिख सकते हैं mc स्क्वायर बराबर हो गया h न्यू। चूंकि हम एक संबंध जानते हैं न्यू इजिकल टू होता है c अपॉन लैम्डा, जहां c प्रकाश की चाल और लैम्डा क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। तो इस समीकरण को यदि यहां पर हम रखें तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा mc स्क्वायर बराबर h और न्यू की जगह आ जाएगा c अपॉन लैम्डा। हमें तो लैम्डा का मान निकालना है, तो लैम्डा को आप इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा लैम्डा गुणा mc स्क्वायर बराबर hc। हमें लैम्डा का मान चाहिए तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा hc अपॉन mc स्क्वायर। c से c कट गया तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया h अपॉन m इंटू सी। तो एक तो रिलेशन हमारे पास यह आ गया। दूसरा हम कहते हैं चूंकि यह है द्रव्यमान गुणा c क्या है, वेग, और द्रव्यमान गुणा वेग को हम संवेग से प्रदर्शित करते हैं। हम कहते हैं यदि हम प्रदर्शित कर ले p इज इक्वल टू एम सी ले ले तो संबंध आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। और यह हमारी जो डी ब्रोगली थी उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। यह सिद्धांत का इसका बाएं पक्ष जो लैम्डा है वह एक तरंग को प्रदर्शित करता है, जबकि बराबर के इधर का जो p है वह एक कण के संवेग को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर यह रिलेशन हमें बताता है कि किस प्रकार कोई कण जब चलता है तो उसके चलने से एक तरंग उत्पन्न हो जाती है, जिसका जो तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा वह बराबर होती है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, जहां h हम कह सकते हैं कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, और p क्या है, उस कण का संवेग। इसको थोड़ा और समझें तो हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, हम लिखते हैं यदि कण
v वेग से गतिमान हो, जिस कण की हम बात कर रहे हैं यदि वो v वेग से गतिमान हो, c वेग से ना हो, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p की जगह क्या आ जाएगा m इंटू वी। ये रिलेशन आ गया। यहां से हमें पता चला लैम्डा अनुक्रमानुपाती होगा, सॉरी व्यतकर्मानुपाती होगा, व्यतकर्मानुपाती होगा m के, और दूसरा लैम्डा व्यतकर्मानुपाती होगा किसके, v के। इसका अर्थ है कण का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी तरंगदैर्घ्य उतनी ही छोटी होगी, और कण का वेग जितना ज्यादा होगा उसकी भी तरंगदैर्घ्य उतनी ही छोटी होगी। तो यह कण और उससे जुड़ी हुई तरंगदैर्घ्य के बीच में एक रिलेशन को प्रस्तुत करता है, और इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अथवा में आता है इसका, देहली आवृत्ति से क्या अभिप्राय है। तो देहली आवृत्ति हम डालते हैं कि कोई ऐसा पदार्थ जिसके पृष्ठ पर प्रकाश के आपतित होने से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएं। इसका अर्थ है कि वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को प्रदर्शित करे। तो किसी पदार्थ के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन को या प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, तो आपतित प्रकाश की उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। एक बार दोबारा बता रहे हैं कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को या फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर पाए, उस न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सीजियम का कार्यफलन, तो दे दिया कार्यफलन W से प्रदर्शित करते हैं, यह है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सीजियम की देहली आवृत्ति का परिकलन कीजिए। हम जानते हैं देहली आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं न्यू जीरो से, और इसका हमें मान निकालना है। चूंकि कार्यफलन W बराबर होता है H इंटू न्यू जीरो के बराबर होता है, हमें तो न्यू जीरो की वैल्यू निकालनी, तो न्यू जीरो बराबर हो जाएगा W अपॉन H के। अब यह जो हमें कार्यफलन दिया है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, हमें इसको पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा एमकेएस पद्धति में। तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 2.14 में गुणा कर देंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 की, और अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, जूल में कन्वर्ट हो गया है। तो इसमें हम यदि वैल्यू रखें, साथ ही हमें H का मान भी पता होना चाहिए, तो हम लिखते हैं चूंकि H बराबर होता है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड के बराबर होता है। तो यह वैल्यू यहां पर रखें, तो न्यू जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा W का मान, कार्यफलन का मान 2.14 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटे 6.6 गुणा 10 की घात -34। तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, जो हमारा मान निकल के आता है वो आता है 5.18 गुणा 10 की घात, ये ऊपर चली जाएगा 10 की घात 14, और क्योंकि ये क्या है आवृत्ति है इसलिए इसका मात्रा क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। तो इस प्रकार से हम देहली आवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसके अनुसार हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के नाम लिखिए तथा इन्हें सूत्रों द्वारा निरूपित कीजिए। तो यह है क्वेश्चन नंबर 24। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की जो विभिन्न श्रेणियां और उनके सूत्र हैं उन्हें हम साथ साथ लिख रहे हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मुख्य रूप से 5 श्रेणियां होती हैं और उनके क्रम होते हैं, सबसे पहले लाइमन, फिर बामर, फिर पाश्चन, फिर ब्रैकेट और 5वीं होती है फुंड। तो आप यदि इन्हें क्रम से याद करेंगे तो इनके सूत्र भी याद करने आपको आसान रहेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी श्रेणी होती है वो होती है लाइमन, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी जो होती है यह हमारी पड़ती है, हम कह सकते हैं पराबैंगनी क्षेत्र में, क्योंकि ये 5 श्रेणियां जो हमारे
वैद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम है उसके विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ती है। तो आप ध्यान रखेंगे लाइमन श्रेणी पड़ती है पराबैंगनी क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है, आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो सूत्र होता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां n बराबर होता है 2 3 4 एंड सो ऑन, 2 2 2 3 4। तो देखिए क्या क्या है, इसको कैसे हम समझ सकते हैं। आपने कहना पहली श्रेणी जो होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की जो पहली श्रेणी होती है लाइमन श्रेणी, और यह जो श्रेणी होती है इससे जो हम कह सकते हैं वेव्स निकलती हैं वह पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है हमें। और इसका जो सूत्र है 1/λ इज इक्वल टू आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां n की जगह 2 3 4 है। यहाँ लैम्डा वह है जो स्पेक्ट्रम निकल रहा है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निकल रही है, उसकी तरंग दैर्घ्य का मान है। आर रेडबर्ग नियतांक है, ये आप कांस्टेंट कह सकते हैं। और ये n जो है इसका मान है, जहां पर जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ 1 है तो n का मान 2 3 4 आगे की और सो ऑन होगा। तो आप इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। दूसरी जो श्रेणी होती है वो होती है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी से जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निकलता है वो दृश्य क्षेत्र में पड़ता है, दृश्य क्षेत्र में। और इसका सूत्र होता है 1/λ इज इक्वल टू, फार्मूला बिल्कुल सेम रहता है, आर। अब ये क्योंकि दूसरे नंबर की है तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ 1/1 के स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां n की वैल्यू क्योंकि यहाँ 2 आ गया तो यहाँ हो जाएगी 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा इसका सूत्र। तीसरी जो श्रेणी हमारी आती है उसे कहते हैं पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी। और जो पाश्चन श्रेणी होती है ये अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है, अवरक्त क्षेत्र में। अवरक्त क्षेत्र का अर्थ हुआ कि जो पाश्चन श्रेणी में जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निकलेंगे वह उनकी जो तरंग दैर्घ्य होगी वो अवरक्त क्षेत्र में आएगी। और इसका सूत्र होगा 1/λ इज इक्वल टू आर, क्योंकि तीसरे नंबर के क्रम में इसलिए यहां पर 3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां n बराबर 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से होगी। चौथे नंबर की जो श्रेणी होती है वो होती है ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। और ब्रैकेट श्रेणी भी अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है, इसका उत्सर्जन से स्पेक्ट्रम अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है। सूत्र बिल्कुल वैसे ही होगा 1/λ इज इक्वल टू आर 1/, क्योंकि चौथे नंबर की श्रेणी है तो फार्मूला इसका होता है 4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां n बराबर, क्योंकि ये 4 है तो ये हो जाएगा 5 6 7 एंड सो ऑन। पांचवी जो श्रेणी है वह पांचवी श्रेणी होती है फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी। यह भी अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है, अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है। और इसका फार्मूला भी होता है 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/, क्योंकि पांचवें नंबर की श्रेणी है 5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां n बराबर हमारा होता है, क्योंकि ये 5 है तो ये हो जाएगा 6 7 8 एंड सो। तो यह हमारी हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियों के नाम, वो किस क्षेत्र में पड़ती है, उनके क्या फार्मूले हैं, यह हम देख सकते हैं। ये जो बीच का हमने ये लिखा है कि किस क्षेत्र में पड़ती है, आप इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम बार बोर्ड एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि कौन सी श्रेणी किस क्षेत्र में पड़ती है, या लिख लेते हैं कि दृश्य क्षेत्र में कौन सी श्रेणी पड़ती है हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, तो आपको याद रहेगा तो आप बता सकते हैं वो बामर श्रेणी होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य प्रणाली को परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। तो ये हमारा है आंसर नंबर 25।
तो पीएन संधि डायोड को हमें बनाना है अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर की कॉइल बना रहे हैं यहां पर। यह ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है और इस पर हमने इस तरीके से एक निशान दे दिया तो आपको समझ जाना चाहिए यहां पर ये एसी स्रोत है, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। ट्रांसफार्मर की अब हम बनाते हैं दूसरी कुंडली। इस दूसरी कुंडली में इधर की ओर हम बनाते हैं एक डायोड। इस डायोड को हम आप कह सकते हैं D1 से प्रदर्शित करते हैं। इसका ये वाला जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है हमारा P, और यह वाला हिस्सा जो होता है ये होता है N। और आगे हम इसको यहां से ले जा करके ये हमारा होता है RL, यानी कि जिसे हम लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, और यहां से हमें क्या मिल जाती है? आउटपुट मिल जाती है। आउटपुट यानी कि निर्गत वोल्टेज मिल जाती है। ये हमारा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली है, और इसके बीच में आप कह सकते हैं ये फ्लक्स अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, हम जानते हैं। तो यह हमारा इसका सर्किट डायग्राम है। अब देखिए कैसे ये कार्य करेगा। पहली बात इन्होंने कहा है अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में डायोड। तो पहली बात, डायोड क्या होता है? डायोड एक पीएन संधि है, और इसके बारे में डिटेल में तो हमने आपको चैप्टर में बताया था। तो आपको डायोड पता होना चाहिए। पीएन संधि है, और पीएन संधि के दो रूप होते हैं, दो प्रकार से वर्क करती है। एक होती है अग्र अभिनत, एक होती है उत्क्रम अभिनत। अग्र अभिनत का अर्थ होता है जब पी को बैटरी के धन सिरे से तथा एन को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो जोड़ने का क्रम है इसे कहते हैं पीएन संधि अग्र अभिनत है। और इस स्थिति में जो डायोड होता है या पीएन संधि जो होती है अपने अंदर से धारा प्रवाहित करती है। और दूसरी स्थिति होती है जिसे हम कहते हैं उत्क्रम अभिनत। वो बिल्कुल उल्टा होता है, जब पी को बैटरी के ऋण सिरे से और एन को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं उत्क्रम अभिनत। और इस स्थिति में डायोड अपने भीतर से या पीएन संधि अपने भीतर से धारा प्रवाहित नहीं होने देती। आपको ये दोनों बातों का ध्यान रखना है। अब बात आती है कि दृष्टकारी क्या है। ये कहते हैं अर्ध तरंग दृष्टकारी। दृष्टकारी एक ऐसा आप कह सकते हैं यंत्र है जो कि एसी को डीसी में परिवर्तित कर रहा है। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट यानी कि दृष्ट धारा में परिवर्तित कर रहा है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारे पास, जो भी है वो दृष्टकारी कहलाता है। तो यहां हम इसको अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में समझेंगे कि कैसे कार्य करता है। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले यहां इनपुट बना रहे हैं जिसे हम निवेशी सिग्नल भी कहते हैं। निवेशी सिग्नल होते हैं। निवेशी सिग्नल इस प्रकार से होते हैं, ये हमारे निवेशी सिग्नल है। और अब हम इसके नीचे बनाएंगे निर्गत सिग्नल जिसे हम आउटपुट कहेंगे। इसे कहेंगे निर्गत। इस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि निवेशी सिग्नल का यदि यह वाला हिस्सा यहां से लेके यहां तक का हिस्सा जब आपतित होता है तो मान लेते हैं इतने हिस्से के लिए यह वाला जो हमारा सिरा है यह सिरा हो गया धनात्मक। और ठीक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का ऊपर वाला सिरा धनात्मक हो गया, नीचे वाला सिरा हमने कहा क्या हो गया? ऋणात्मक। तो जब ये धनात्मक होगा ये ऋणात्मक होगा। तो अब इस स्थिति में ये P किसके साथ जुड़ गया? धन सिरे के साथ जुड़ गया। और ये N सिरा इधर की ओर से देखें तो ये सीधे किससे जुड़ गया? N सिरे से जुड़ गया। और हमने बताया था कि इस स्थिति में P जब धन से जुड़े हो, N जब ऋण से जुड़ता है तो यह संधि क्या होती है? अग्र अभिनत। यानी कि इस स्थिति में जब P धन से है N ऋण से जुड़ा हुआ है तो यह हमारे डायोड D1 जो है पीएन संधि जो है यह अग्र अभिनत होगी और यह अपने अंदर से धारा को प्रवाहित होने देगी। जब धारा को प्रवाहित होने की देगी तो हमें इस स्थिति के लिए यह वोल्टेज मिल जाएगी, यह हिस्सा मिल जाएगा। अब यहां से लेके यहां तक की बात करते हैं, यहां से लेके यहां तक की। इस स्थिति में पोलरिटी बदल जाएगी, यानी कि द्वितीय कुंडली में जो धन सिरा है वो हो जाएगा हमारा ऋण सिरा और जो ऋण सिरा है वो क्या हो जाएगा?
धन सिरा। अब इस स्थिति में जो हमारा डायोड है या पीएन संधि है उसका पी सिरा ऋण से जुड़ गया और एन सिरा यहां से देखें तो ये धन से जुड़ गया। तो पीएन संधि क्या हो गई, उत्क्रम अभिनत हो जाएगी। और जब पीएन संधि उत्क्रम अभिनत होगी तो हमने कहा था उत्क्रम अभिनत में डायोड अपने भीतर से सामान्यतः धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, तो इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अर्थात यहां से लेके यहां तक के चक्र के लिए यदि हम इसको इस प्रकार से डॉट डॉट करके बना दें, इस चक्र के लिए इस परिपथ में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो यह वाला हिस्सा हमारा मिसिंग हो जाता है। फिर जब यहां से लेके यहां तक का हिस्सा आएगा, यहां से यहां तक का हिस्सा, तो फिर पहले वाली स्थिति हो जाएगी, यानी कि ऊपर वाला पी सिरा धनात्मक और यह वाला सिरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो फिर से संधि अग्रभिन्नत हो जाएगी और इतने हिस्से के लिए हमें फिर से क्या मिल जाएगा, सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे। और फिर अगला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं मिसिंग हो जाएगा। तो यह निवेशी सिग्नल हमारे पास इस प्रकार से, निर्गत सिग्नल ऐसे हैं, क्योंकि निर्गत सिग्नल आउटपुट हमें थोड़े थोड़े बीच बीच में मिसिंग वाले मिलते हैं, आधी आधी तरंगे मिलती है, क्योंकि एसी का धनात्मक हिस्सा तो हमें मिल रहा है, ऋणात्मक हिस्सा हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसे कहा जाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो मुझे लगता है आपको इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से बता रहे हैं आपको कि जब एसी किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कॉइल में एसी स्रोत लगाया जाता है, जोड़ा जाता है इससे, तो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में हम कह सकते हैं एक सिरा धनात्मक एक सिरा ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि धनात्मक सिरे के पास ही हमारी क्या है, एक D1 एक डायोड लगा हुआ है, तो DN क्या हो जाता है, D1 अग्रभिन्नत हो जाता है, जिससे परिपथ में धारा होती है और आउटपुट पे हमें क्या मिल जाती है, एक सिग्नल प्राप्त हो जाता है। जब अगले आधे चक्र के लिए पी सिरा ऋणात्मक हो जाएगा, एन सिरा धनात्मक हो जाएगा, D1 हमारा उत्क्रम अभिनत होगा, तो परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी, तो अगला सिरा हमारा मिसिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे होगा। जो RL क्या होता है, ये लोड रेजिस्टेंस होता है, लोड प्रतिरोध होता है, और यहीं से हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। तो इस प्रकार से हम इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, नॉट और एंड लॉजिक गेटों के तर्क प्रतीक बनाइए तथा उनकी सत्यमान सारणी दीजिए। तो ये दो बातें हमें करनी है, तो हम करते हैं। सबसे नॉट और नैंड गेटों के, सॉरी एंड गेट के लॉजिक गेट के तर्क प्रतीक और उनकी सत्यमान सारणी। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं नॉट गेट, लिखते हैं नॉट गेट। नॉट गेट का हम कह सकते हैं कि जो पहला है तर्क प्रतीक। तर्क प्रतीक इसका इस प्रकार से है, हम जानते हैं नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो इनपुट को हम प्रदर्शित करते हैं A से और आउटपुट को प्रदर्शित कर रहे हैं Y से, और यह जो हमारा गेट होता है ये होता है नॉट गेट। इसकी यदि सत्यता सारणी बनाई जाए तो सत्यता सारणी को इस प्रकार से बना सकते हैं। ये हमारा इनपुट है A, यह आउटपुट है Y। A की केवल दो ही स्थितियां हो सकती है, पहले A होगा 0, तो Y की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1। यानी कि हम इसके लिए कह सकते हैं इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा Y इजिकल टू A इनवर्स। A का जो मान होगा उसका उल्टा रिजल्टेंट होगा। यदि A की वैल्यू 0 तो Y की वैल्यू 1, जब A की वैल्यू 1 तो Y की वैल्यू 0। तो यह हमारी है सत्यता सारणी या सत्यमान सारणी या ट्रुथ टेबल कहते हैं। यह इसका प्रतीक चिन्ह आ गया जिसके लिए इन्होंने यहाँ पर कहा है तर्क प्रतीक बनाइए, और यह इसका हमने फार्मूला भी दे दिया। तो पहला गेट कौन सा, नॉट गेट। दूसरा जो हम बना रहे हैं, दूसरा गेट हमारा है और गेट। और गेट, तो और गेट में, और गेट का प्रतीक चिन्ह जो हमारा होता है वो इस प्रकार से होता है। और गेट में दो इनपुट होते हैं, एक हो गया A, दूसरा हो गया B, और एक ही आउटपुट होता है जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं Y से।
और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है y इज इक्वल टू, ये होता है a प्लस b के बराबर होता है। ये और गेट का हमारा क्या है, फार्मूला है। आप फार्मूले भी ध्यान रखिएगा। तो इसकी सत्यता सारणी बनाई जाए तो ये इस प्रकार से बनेगी, ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए इनपुट, ये बी इनपुट, और ये हो गया y इज इक्वल टू हो गया a प्लस बी। तो a और b के मान यदि अलग अलग रखें, पहले a का मान हम रख रहे हैं 0, b का मान रख रहे हैं 1। तो जब a का मान 0, b का मान 1 हो गया तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, यानी कि आउटपुट कितना हो गया 1। अब की बार a की वैल्यू रख ली 1, पहले हम 0 से शुरू करते हैं। पहले हम a भी 0 रख रहे हैं, b भी 0 रख रहे हैं, पहली स्थिति ये ले रहे हैं। जब a भी 0 है, b भी 0 है, तो y की वैल्यू 0 प्लस 0, यानी कि y का मान क्या हो गया 0। अब हम a की वैल्यू रख रहे हैं 1 और b की वैल्यू रख रहे हैं 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 0, यानी कि y की वैल्यू आ गई 1। तीसरी कंडीशन में a की वैल्यू 0, y की वैल्यू, b की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 0 प्लस 1, तो y की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी 1। चौथी कंडीशन हम ले रहे हैं a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो और गेट के लिए जो सत्यता सारणी होगी वो इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरा गेट जो हमारे पास आता है वो होता है एंड गेट। और एंड गेट के लिए जो प्रतीक चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, इसमें दो इनपुट होते हैं, इनपुट ए और इनपुट बी, और यहां से क्या होता है एक आउटपुट होता है, आउटपुट वाई। और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है, या हम कह सकते हैं सूत्र जो होता है, फार्मूला जो होता है, प्रतीक चिन्ह तो ये है, वो फार्मूला होता है y इज इक्वल टू होता है a डॉट बी के बराबर होता है। तो इसकी सत्यता सारणी बनाएं, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, और ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू a डॉट बी। आप बिल्कुल इसकी तरह यदि वैल्यू रखें, इनपुट्स की वैल्यू, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, तो 0 इंटू 0 आ गया 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, 1 इंटू 0 फिर से आ गया 0, तीसरे में a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, यह आ गया 0 इंटू 1 फिर से हमारा आ गया 0, फोर्थ में a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1, a 1 इंटू 1 तो यह आ गया 1। तो यह हमारी क्या होगी, एंड गेट की सत्यता सारणी होगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि और गेट में केवल आउटपुट जो y है वह केवल तभी ऑफ रहेगा, उसकी वैल्यू 0 तभी आएगी यदि a तथा b दोनों के दोनों 0 होंगे, तभी 0 आएगी, अन्यथा y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 आएगी। जबकि एंड गेट में उल्टा होता है, एंड गेट में y की वैल्यू 1 केवल तब आएगी जबकि a तथा b की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तभी y की वैल्यू 1 होगी, अन्यथा बाकी सब दशाओं में, बाकी सब संभावनाओं में जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ये इसके प्रतीक चिन्ह है, ये इनका फॉर्मूला है, ये इनकी सत्यमान सारणी है। तो इस प्रकार से इन गेट्स को कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, संचार व्यवस्था के मूल अवयवों का ब्लॉक आरेख बनाइए तथा विभिन्न अवयवों के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का, संचार व्यवस्था के मूल अवयव। तो मूल अवयव कौन कौन से होते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाना है इनका। सबसे पहले आती है हमारी सूचना। सूचना हमारी चली जाती है ट्रांसड्यूसर में, हम लिखते हैं यहां ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर से ये सूचना जाती है ट्रांसमीटर में, जिसे हम कहते हैं प्रेषक। ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर से ये जाती है सूचना जिसे हम कहते हैं लिंक चैनल में, लिंक चैनल में।
और लिंक चैनल से यह सूचना प्राप्त करता है जिसे हम कहते हैं अभिग्राही। और अभिग्राही से यह सूचना चली जाती है उपयोगकर्ता पे। ये होगा उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता। तो यह हमारा हो गया इसका ब्लॉक आरेख। सबसे पहले सूचना। तो सूचना क्या होते हैं? जो भी इंफॉर्मेशन, मान लो कोई ध्वनि है, कोई म्यूजिक है, कोई डाटा है, वह जो है हमारी सूचना कहलाती है। और यहां से जो जाती है होते सूचना संकेत। सूचना संकेत मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो सिग्नल के रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो यह हमारी सूचना होगी, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं प्रत्येक पार्ट का क्या हिस्सा है। तो आप ये समझ लीजिए, ये ब्लॉक डायग्राम तो इसके यह पर है, पर प्रत्येक हिस्सा का इसने कहा है कि प्रत्येक अवयव को समझाइए। तो सूचना हमने कहा कोई म्यूजिक, कोई आवाज, कोई डाटा, वह एक सूचना है जो कि सूचना संकेत यानी कि सिग्नल के रूप में परिवर्तित करके भेजी जाती है ट्रांसड्यूसर में। अब बात आती है ट्रांसड्यूसर क्या करता है। ट्रांसड्यूसर किसी भी सिग्नल को वैद्युत सिग्नल के रूप में परिवर्तित करता है। यह हम कह सकते हैं सूचना संकेत को विद्युत संकेतों के रूप में या विद्युत संकेतों को सूचना संकेतों के रूप में परिवर्तित करता है। लेकिन इस स्थान पर यह सूचना संकेतों को वैद्युत संकेतों के रूप में कन्वर्ट करेगा, बदल देगा। फिर ट्रांसड्यूसर से यह सूचना संकेत जो वैद्युत सिग्नल के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये चले जाते हैं प्रेषक पे। प्रेषक का मतलब होता है ट्रांसमीटर। और ट्रांसमीटर के मुख्य अंग क्या होते हैं? लिख सकते हैं प्रेषक के जो मुख्य अंग हैं, इसमें सबसे पहला हमारा आता है प्रवर्धक। प्रवर्धक, प्रवर्धक के बाद ये हमारा चले जाता है सिग्नल एम्पलीफाई होता है, फिर इसका मॉड्यूलन किया जाता है। जिसमें मॉड्यूलन वाले में मॉड्यूलेशन किया जाता है। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं इसको फिल्टर करके ये हमारा होता है फिल्टर करके, और फिल्टर करके यहां पर हम भेज देते हैं किसमें? एंटीने में, एंटीना। तो जब हम लिखते हैं ये प्रेषक, तो प्रेषक में इतने पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले ट्रांसड्यूसर से जो सिग्नल आता है, ये प्रेषक उसको एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करके इसको मॉड्यूलेशन करता है। इसका मॉड्यूलेशन मतलब इसमें वाहक तरंग मिक्स कर देता है, सूचना सिग्नल में वाहक तरंग मिक्स कर देता है। फिर उसका फिल्टर किया जाता है कि कहीं पर इसमें अवांछित सिग्नल तो नहीं, उन्हें हटा दिया जाता है। और फिर उसको कहाँ भेज दिया जाता है? हम कह सकते हैं एंटीने में भेज दिया जाता है, और एंटीना उसको ट्रांसमिट कर देता है। फिर लिंक चैनल के थ्रू वह हमारी जो मॉड्यूलित तरंग है वह चली जाती है, जिसे अभिग्राही के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो अभिग्राही के हिस्से भी इसी प्रकार से होते हैं। अभिग्राही में सबसे पहले होता है एंटीना, अर्थात अभिग्राही का एंटीना इसे प्राप्त करता है। फिर इसको करता है, बीच में लगा होता है प्रवर्धक। प्रवर्धक का अर्थ हो गया जो एम्पलीफाई कर देगा सिग्नल को। फिर इससे हम कह सकते हैं कि इसके बाद चलता है डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस। डीमॉड्यूलेशन, यहां मॉड्यूलेशन में इसको पूरा लिख लेते हैं। मॉड्यूलेशन, जो मॉड्यूलेशन में मूल तरंग के साथ एक वाहक तरंग को मिक्स किया जाता है, जिसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। वहीं डीमॉड्यूलेशन में जो हमारी मिक्स तरंगें होती है उसमें से वाहक तरंग को अलग निकाल लिया जाता है और मूल तरंग को रख लिया जाता है, वो कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। और फिर डीमॉड्यूलेशन से इसको हम फिल्टर करके और प्रवर्धक करके उपयोगकर्ता को दे देते हैं। इसमें हम फिल्टर लगाते हैं, और फिर फिल्टर के बाद हम क्या लगा लेते हैं? इसको एम्पलीफाई लग कर देते हैं, यानी कि प्रवर्धक का उपयोग करते हैं। और प्रवर्धक से कहां पहुंच जाता है? ये उपयोगकर्ता पे। तो प्रेषक के यह अंग हैं और अभिग्राही के आप कह सकते हैं यह अंग हैं, और यह सब मिलकर के इसका ब्लॉक आरेख बनाते हैं। तो मुझे लगता है आपको
इसकी कार्यविधि भी समझ में आ गई और ब्लॉक आरेख भी समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले सूचना से सूचना संकेत प्राप्त करते हैं, उसे ट्रांसड्यूसर वैद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, वैद्युत संकेत प्रेषक में चले जाते हैं, जहां प्रेषक का पहला हिस्सा प्रवर्धक उसे एम्पलीफाई करता है, फिर उसमें मॉड्यूलेशन का प्रोसेस आजमाता है, यानी कि उसमें एक वाहक तरंग जोड़ देता है, फिर उसमें फिल्टर किया जाता है उन तरंगों का जिससे अवांछित चीजों को निकाल दिया जाए, और फिर उसे एंटीने के द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रेषित कर दिया जाता है। आप चाहें तो बीच में यहां पर फिर से एक प्रवर्धक का उपयोग कर सकते हैं। और यह लिंक चैनल मतलब किसी भी लिंक चैनल से जहां से प्रेषक से भेजी गई जो हमारी तरंगे हैं वो माध्यम पे ट्रेवल करती है, वो लिंक चैनल है। और लिंक चैनल के बाद आता है अभिग्राही, जो कि इन तरंगों को क्या करता है, प्राप्त करता है। तो अभिग्राही के इससे सबसे पहले एंटीना इसे प्राप्त करता है, फिर इसको एम्पलीफाई करता है इस सिग्नल को, फिर डीमॉड्यूलेशन के प्रोसेस में मूल तरंग से वाहक तरंग को निकाल लिया जाता है, और वाहक तरंग को निकाल के उसमें फिर से फिल्ट्रेशन किया जाता है कि कोई अवांछित चीजें तो नहीं आ गई हैं, फिर उसको एम्पलीफाई किया जाता है और फिर से उपयोगकर्ता को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो यह क्या है, इसका ब्लॉक आरेख है। अब देखते हैं अगला पार्ट, अथवा पार्ट है हमारा। मॉड्यूलन किसे कहते हैं? तो अभी हमने समझाया कि मॉड्यूलन वह क्रिया है जिसमें कि किसी वाहक तरंग में कोई, हम कह सकते हैं, सूचना संकेत तरंग को मिला करके उसको दूरस्थ स्थान तक भेजने के लिए तैयार किया जाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी मॉड्यूलक तरंग को या किसी सूचना संकेत को दूरस्थ स्थान में भेजने के उद्देश्य से उसमें जो एक वाहक तरंग को मिक्स कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलन कहते हैं। तो यह तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला आ गया हमारा 10 किलोहर्ट्ज आवृत्ति तथा 10 वोल्ट शिखर वोल्टता। तो हमें क्या दे दिया, आवृत्ति दे दी, और शिखर वोल्टता देती है संदेश सिग्नल की, यानी कि मॉड्यूलक तरंग की। तो आवृत्ति को मान लेते हैं हम एफ से प्रदर्शित करें, ये हमारी संदेश सरल तरंग की है FM। तो ये हमारी है आवृत्ति है 10 किलोहर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज है, और वोल्टेज भी हमें दे दी संदेश सिग्नल की, यानी कि V, और ये दे देंगे संदेश सिग्नल की है तो VM, और ये है 10 वोल्ट। साथ ही कहते हैं 1 मेगाहर्ट्ज तथा 20 वोल्ट शिखर वोल्टता की वाहक तरंग को, तो शिखर वोल्टता को आप चाहें तो E से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं EM, और दूसरी होगी E वाहक तरंग की है तो EC का मान है 20 वोल्ट, और साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी भी दे दी, आवृत्ति भी दे दी, किसकी, वाहक तरंग की आवृत्ति 1 मेगाहर्ट्ज, यानी कि FC 1 मेगाहर्ट्ज, ये हमें दे दी। तो क्या क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है मॉड्यूलन सूचकांक। तो लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं मॉड्यूलन सूचकांक। मॉड्यूलन सूचकांक का जो सूत्र होता है वह होता है EM बटे EC, ये होता है EM बटे EC। तो EM यानी कि संदेश संकेत का जो उच्चतम वोल्टेज है, शिखर वोल्टता है, वो है 10 वोल्ट, तो ये हो गया 10 बटे EC का मान जो है, यानी कि वाहक तरंग का जो शिखर वोल्टता है वो 20 वोल्ट, तो लिख लेंगे 20 वोल्ट, भाग देंगे तो यह आ जाएगा 0.5। तो ये हमारा क्या आ गया, मॉड्यूलन सूचकांक का मान 0.5 आ गया। तो अगली चीज निकालनी है हमारे को, उत्पन्न पार्श्व बैंड। तो पार्श्व बैंड हम जानते हैं, पार्श्व बैंड 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उच्चतम पार्श्व बैंड, पार्श्व बैंड, उच्चतम पार्श्व बैंड होता है हमारा FC प्लस FM के बराबर होता है। तो FC का मान है 1 मेगाहर्ट्ज, और ये है किलोहर्ट्ज में, तो इसको भी किलोहर्ट्ज में बता दें मेगाहर्ट्ज को, तो ये हो जाएगा 1000 किलोहर्ट्ज, क्योंकि 1 मेगाहर्ट्ज होता है 10⁶ हर्ट्ज, और 1 किलोहर्ट्ज होता है 10�3 हर्ट्ज। तो 10⁶ से 10�3, 10�3 अलग कर लीजिए, तो 10�3 किलोहर्ट्ज अलग हो गया, बाकी 1000 आ गया। तो इसमें जोड़ें तो FC का मान आ गया 1000, और FM का मान आ गया 10, तो ये हो गया 1010 किलो
हर्ट्ज के बराबर आ गया। ये उच्चतम पार्श्व बैंड हो गया। अब दूसरा निकालते हैं हम, निम्नतम पार्श्व बैंड। पार्श्व बैंड, और यह हमारा होता है एफ सी माइनस एफ एम के बराबर होता है। एफ सी का मान 100 1000 माइनस 10, तो ये हो गया 990 किलो हर्ट्ज। तो उच्चतम पार्श्व बैंड 1010 किलो हर्ट्ज, निम्नतम पार्श्व बैंड 990 किलो हर्ट्ज के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं।